हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपकी जो परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है। जिसमें जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनका सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या आप मैथ्स के विद्यार्थी हो, आपका फिजिकल साइंस तो रहेगा ही रहेगा। इसके आज हम लोग ये सुपर 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इसी तरीके की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और अब तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप कंटिन्यू देखते रहिए। कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? जॉन कॉलियर ने, बीएफ स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्टीफन एम कोरे ने। तो आपको बता दें कि शिक्षा की समस्याओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान को सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं स्टीफन एम कोरे। कौन है? स्टीफन एम कोरे। मल्टीमीडिया सेवाएं जो शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में सहायक हैं, कौन है? OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज या फिर गूगल डॉक्स, ग्राफिक्स एवं एनिमेशन या फिर ये सारे ही। तो आपको बता दें कि ये सारी मल्टीमीडिया सेवाएं जो हैं वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को निर्माण करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विज्ञान शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ट्यूटोरियल शिक्षण में, अभ्यास कार्य में, स्व अनुदेशन और फीडबैक में, उपयुक्त सभी में। तो जो विज्ञान शिक्षक होता है वो कंप्यूटर का प्रयोग इन सभी कामों में ले लेता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा हल कर सकते हैं समस्त तात्कालिक समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण को हल कर सकते हैं, छात्रों में धूम्रपान की समस्या खत्म की जा सकती है या फिर ये सारी ही समस्याएं खत्म की जा सकती है। आपको पता है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो तत्काल की जो समस्याएं होती हैं विद्यार्थी की, उनको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ना तो पर्यावरण प्रदूषण कम हो पाएगा, ना तो बच्चे अगर धूम्रपान कर रहे हैं वो कुछ नहीं कम हो पाएगा। ठीक है, निगमन विधि है। निगमन विधि जो है यह सामान्य से विशेष की तरफ चलती है। कैसे चलती है सर? सामान्य से विशेष की तरफ चलती है। निगमन विधि को हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इस टीचिंग मेथड में सबसे पहले छात्रों को सामान्य नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं। ये मैं बार बार इसलिए हर क्लास में एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वरना बच्चे आगमन निगमन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पे निगमन विधि की, डिडक्टिव मेथड की। इस टीचिंग मेथड में सबसे पहले विद्यार्थियों को सामान्य नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं और उसके बाद उन नियमों को प्रूव करने के लिए विशेष उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे दूसरा ऑप्शन है विशेष से सामान्य की ओर, ये जस्ट इसके अपोजिट हो गया। ये हमारा आगमन विधि का उदाहरण है सर। किसका है? ये आगमन विधि इंडक्टिव मेथड की विशेषता है, जहां पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम बनाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण से अंश की ओर, ये गेस्टाल्टवाद जो है मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है, जिसमें संपूर्ण यानी कि पहले पूरी विषय वस्तु दिखाई जाती है, फिर उसके पार्ट्स को समझाया जाता है। जैसे एक कार है, पहले पूरी कार को दिखाया जाता है, फिर उसके पार्ट्स पर ध्यान जाता है। अंश से संपूर्ण की ओर, ये संश्लेषण विधि से रिलेटेड है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इतनी बात क्लियर है। पाठ्य सहभागी क्रिया इसमें कौन सी नहीं है? तो इसमें देखिए कई जगह इसका आंसर है कृषि कार्य और कई जगह इसका आंसर है पर्यटन। एक चीज ये भी है कि जिन्होंने ये माना है कृषि कार्य, तो कृषि कार्य को जो है कि बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई ये खेती बाड़ी का काम हो गया, ये पाठ्य सहभागी क्रिया नहीं है। और कुछ जगह पर्यटन को माना है, उन्होंने कृषि कार्य को इसलिए पाठ्य सहभागी क्रिया माना है क्योंकि जैसे बाग बगीचा लगाना हो गया है ना, और छोटे छोटे जो बाल उद्यान होते हैं वो लगाए जाते हैं, तो इसलिए कृषि कार्य को पाठ्य सहभागी क्रिया में उन्होंने इंक्लूड किया है। पर्यटन जो है, हालांकि भ्रमण पर्यटन दोनों सेम लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पर्यटन जो है वो सिर्फ एक टूर होता है, मनोरंजन के लिए होता है, तो उसको पाठ्य सहभागी क्रिया से अलग कर दिया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे कि पाठ्य सहभागी क्रिया जो है वो पर्यटन नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। शिक्षकों, प्रशासकों तथा प्रबंधकों द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान कौन सा है?
अनुप्रयुक्त अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या फिर आधारभूत अनुसंधान? कौन सा हो जाएगा? वो है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? शिक्षा जो टीचर होता है वो प्लानिंग करता है, गाइडेंस देता है, बच्चों का मूल्यांकन करता है, बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा सारे काम करता है। बजट बनाने का काम टीचर का नहीं है। मूल्यांकन को व्यापक माना जाता है कब माना जाता है? जब संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो, सभी प्राप्त उद्देश्यों का मूल्यांकन हो, छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, समस्त शिक्षण विधियों का मूल्यांकन हो। तो मूल्यांकन को व्यापक माना जाता है जब छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, तब हम कहेंगे कि मूल्यांकन यहाँ पे बड़े स्तर पर हो रहा है। क्रियात्मक पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक पाठ्यक्रम को विषय केंद्रित, छात्र केंद्रित, कोर या फिर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या कहा जाता है? इसको हम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। क्रियात्मक पाठ्यक्रम, एक्टिविटी करिकुलम, इसे गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लर्निंग प्रोसेस जो है वो लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड होता है, सीखने की प्रक्रिया करके सीखने पर आधारित होती है। ओके। अनुभव केंद्रित, क्योंकि यहाँ बच्चा लर्निंग हो रही है, कैसे? बाय डूइंग, करके सीख रहा है, तो उसको अनुभव मिल रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चा चीजों को, इसलिए इसको अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। मूल्यांकन है तो मूल्यांकन द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय है, चतुर्ध्रुवीय है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी संपूर्ण संप्राप्ति की जांच हेतु किया जाता है। संपूर्ण संप्राप्ति की जांच करनी है तो उसके लिए क्या करोगे? संज्ञानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक या फिर उपचारात्मक। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि बच्चे ने कितनी अचीवमेंट हासिल की है, मतलब उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट करेंगे। शिक्षण में विशेष त्रुटियों के निदान का प्रयास माना जाता है, यानी जो विशेष त्रुटियां हैं, जो गलतियां हुई हैं, अब आपको क्या करना है? उनका उपचार करना है। निदान के बाद क्या आता है सर? उपचार आता है। तो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, रेमेडियल टीचिंग हो जाएगी। जब त्रुटियों का पता चल जाता है तो उन्हें दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचार या फिर उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। एक अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर ये सारी ही विशेषताएं होती हैं। एक अच्छे परीक्षण में रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, ये सारे ही गुण में होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अम्ल द्वारा जले हुए शरीर के अंग पर किसका घोल लगाना चाहिए? ग्लिसरीन का, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, आयोडीन, किसका घोल लगाना उचित माना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल लगाना चाहिए। विज्ञान से संबंधित तथ्य, शोध, खोज एवं अनेक लेखों का डैश प्रकाशित किया जाता है। ये सारी चीजें कहाँ प्रकाशित होती हैं? पाठ्य पुस्तक में, साइंस मैगजीन में, समाचार पत्रों में, अखबार में। देखिए विज्ञान से रिलेटेड चीजें हैं तो साइंस मैगजीन में इनको प्रकाशित किया जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है छात्रों को कोर्स, इलेक्टिव, माइनर, स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम को चुनने की विकल्प कौन देता है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट चुनोगे? ये छूट कौन दे रहा है? ये छूट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से मिलती है, सीबीसीएस पद्धति देती है, ग्रेडिंग पद्धति, या फिर ये सारी पद्धति जो है पाठ्यक्रम को चुनने का विकल्प प्रदान करती हैं। आपको बता दें तो वो हमारी सीबीसीएस पद्धति है। सर कौन सी है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या है? विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। ये छात्रों को अपनी पसंद के जो भी इलेक्टिव, माइनर, स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम जो होते हैं उनको चुनने की पूरी आज़ादी देती है। इसमें छात्र अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बाकी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, जैसे फिजिक्स के साथ संगीत भी पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? सीबीसीएस का 18 नंबर सीबीसीएस का पूरा नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्या है नाम है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीई अधिनियम प्रदेश में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 जुलाई 2010, 1 अप्रैल 2009। कब हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या फिर अभिरुचि परीक्षण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
ये हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। अचीवमेंट टेस्ट जो आपका है ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी बुद्धि, उसका पर्सनैलिटी टेस्ट, ये सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। भौतिकी प्रयोगशाला में निम्न उपकरण होंगे, दराज सहित 6x3 की टेबल होगी एक, बिल्कुल जो आपकी फिजिक्स लैब होती है उसमें एक टेबल तो चाहिए बच्चे को, वर्किंग टेबल है ना, जो जहां भी बालक अपना प्रयोग करेंगे चीजों को, है ना। तो दराज वाली मेज की बच्चे को आवश्यकता होगी जहां वे अपना सामान रख पाएंगे, जो टूल्स औजार होंगे वो सेट कर पाएंगे, ये तो चाहिए। पानी और गैस फिटिंग सहित प्रदर्शन टेबल, जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन टेबल कहते हैं, जहां पे टीचर जो है बच्चों को प्रदर्शन करके दिखाएगा, है ना। टीचर द्वारा जो भी प्रयोग किए जा रहे हैं उनको दिखाने के लिए एक मेन टेबल होती है जिसमें पानी, गैस, बर्नर, ये सब चीजें जो है वहां फिटिंग होती है उसमें। ओके, एक चाहिए संतुलन हेतु दीवारों पर प्रोजेक्टेड प्लेटफॉर्म भी चाहिए भाई, जो फिजिक्स लैब होती है उसमें प्रोजेक्टेड लैब भी चाहिए, प्रोजेक्टेड प्लेटफॉर्म भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए वहां पे। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, प्रत्यालेखन रूप, प्रत्याभिज्ञान रूप, दोनों, या फिर ऑप्शन बी केवल लाइट हो जाएगा। तो इसमें आपको बताते चलें कि प्रत्यालेखन रूप क्या है, यह है रिकॉल टाइप, इसको कहते हैं प्रत्यास्मरण या प्रत्यालेखन रूप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिकॉल टाइप। ठीक है, इसमें बालक को अपनी मेमोरी के बेस पे आंसर देना होता है कि उसको पहले से कितना याद है। हालांकि इसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया 4 ऑप्शन मिलेंगे, वो इसमें नहीं होता है, लेकिन आंसर जो है वो एक फिक्स वर्ड में देना होता है या सिर्फ एक शब्द में आंसर देना होता है। जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करो, है ना, उसमें पूरा यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा, ये खाली जगह, फिर ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक शब्द में इसका आंसर यहाँ पे देना होता है। ये होता है प्रत्यालेखन रूप के अंतर्गत आता है। जो एक शब्द में आंसर देने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही कहलाते हैं। फिर आता है प्रत्याभिज्ञान, रिकॉग्निशन टाइप, जहां पे आपको पहचानना होता है। इसमें बालक के सामने आंसर मौजूद होता है और उसे सही आंसर को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें से राइट कैसा होगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने जो है ये प्रत्याभिज्ञान रूप का है, कि मतलब इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे रिकॉग्निशन, यानी कि आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जो एमसीक्यूज होते हैं या जो मिलान करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स होते हैं, वो सारे प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसलिए दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे। गामा क्या है, ये गेमिंग सॉफ्टवेयर है, एआई प्रेजेंटेशन ऐप है, वायरस है, वीडियो मार्केटिंग टूल है। तो जो गामा है एआई प्रेजेंटेशन ऐप है सर, क्या है, एआई प्रेजेंटेशन ऐप है। मौखिक मुद्रा, आपके यानी कि आपके फेस की जो भी मुद्रा होती है, शारीरिक मुद्रा, आपका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर और पोजीशन रहता है। संचालन कौशल है, मौखिक मुद्रा एवं शारीरिक मुद्रा संचालन कौशल है। ये क्या है, व्याख्या कौशल है, दृष्टांत कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, या फिर विन्यास प्रेरणा कौशल है। तो इसे कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। सर कैसे, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन के स्किल, स्टिमुलस स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन भी कहते हैं। ये एक माइक्रो टीचिंग टेक्निक होती है जिसमें जो टीचर है वो बच्चों को कंसंट्रेट करने के लिए, बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, उस चैप्टर में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जानबूझ करके अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में बदलाव लेकर के आता है। अपनी आवाज को ऊंचा नीचा करता है ना, अपने शरीर के हाव भाव और जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें बदलाव लेकर के आता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि कक्षा में जो भी एक जो बोरिंग फील हो रही है बच्चों को, वो कम की जाए, बच्चा एक्टिव हो जाए, जिससे पढ़ाते समय टीचर इधर उधर वॉक करेगा, है ना, आवाज धीमी करेगा, तेज करेगा, या जो चीजें दिखाने वाली है वो दिखाएगा, तो इस तरीके से वो पढ़ाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, एक जगह खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि घूम घूम करके बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और पढ़ाते समय अपने हाथ हो गए, अपनी आंखें, चेहरे के भावों का भी सही प्रयोग करता है। आवाज में वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, यहाँ पे कभी धीमी तो कभी तेज बोलेगा ना, ये सारी चीजें होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गया, कोई बात नहीं। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा का तथा कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुमान है।
किसने कहा? तो ये जो स्टेटमेंट है वह डी एलन का है। किसका है? डी एलन का है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हो। उसके लिए आप हमें अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए 9628182649, ठीक है। और उसमें अपने टीचिंग सब्जेक्ट लिखिए। जैसे आपका फिजिकल साइंस है तो इसके साथ मैथ्स है कि बायो है, वो आप लिख करके भेजिए कि सर हमारा टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स है, हमारा टीचिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी है, हमें नोट्स चाहिए, तो हम आपको यहाँ से तुरंत कंप्लीट प्रोसेस भेज देंगे। ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे हम टेट सीरीटी क्लासेस लेते हैं, तो इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी पिछले वीडियोस में मैंने अपने नोट्स दिखाए, एक बार और दिखा देंगे आगे। चलिए, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड निम्न युक्ति द्वारा सुरक्षित रखें। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक आता है ना, हम अपने नोट्स तो प्रोवाइड कराते ही कराते हैं, साथ में जो मार्केट में इजी नोट्स आता है क्वेश्चन बैंक, वो उसके भी पीडीएफ हम आपको भेज देते हैं कि चलो इसको भी देख लो। अगर आपका मन ना माने, आपको लगे कि मार्केट का कंटेंट भी पढ़ना चाहिए, तो वो भी हम आपको दे देते हैं, ठीक है। आपको बाहर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जितना कंटेंट हम देंगे वो आपके लिए बिल्कुल एनफ रहेगा, ठीक है, उतना ही पर्याप्त होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों के रिकॉर्ड निम्न युक्ति द्वारा सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो बच्चे का जो भी डाटा है वो स्प्रेडशीट के माध्यम से, गूगल शीट के माध्यम से, एक्सेल के माध्यम से हम सारा डाटा यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, कि इसको मिलान करना है। बहुविकल्पीय, एक तरफ तो हमारी ये जो है ये शिक्षण विधियां दी हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक या दूसरी तरफ उनके विद्वान कौन है। बहुविकल्पीय निर्देशन या अनुदेशन ये किसने दिया? एडगर डेल ने दिया। कहाँ है एडगर डेल? मिला दो, ये रहे। अनुरूपण शिक्षण, सिमुलेशन, ये किसने दिया? क्रुकशैंक ने दिया था। किसने दिया? क्रुकशैंक ने दिया। मिला दो भाई, ठीक है। शाखीय अभिक्रमित निर्देशन या शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये किसने दिया? तो ये दिया नॉर्मन ए क्राउडर ने। नॉर्मन ए क्राउडर ने। रेखीय अभिक्रमित निर्देशन ये किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। कहाँ है? ये रहे। अवरोही अभिक्रमित निर्देशन ये दिया थॉमस गिलबर्ट ने। अब इसको मिला दो भाई। ए गया थर्ड के साथ में, ए गया थर्ड के साथ में, बी गया फोर्थ के साथ में, दूसरा फोर्थ के साथ में, दूसरा फोर्थ के साथ में नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है। दूसरा फोर्थ यहाँ है, यहाँ है, और फर्स्ट थर्ड के साथ में है, मतलब ये और ये मैच कर गया हमारा, है ना। अब इसमें कौन कौन मैच कर गया हमारा? एक तो ये मैच कर गया, एक ये मैच कर गया। तीसरा कहाँ गया? फर्स्ट के साथ में। चौथा कहाँ गया? सेकंड के साथ में। पांचवा कहाँ गया? पांचवे के साथ में। यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है वह राइट हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण तथा नैदानिक परीक्षण में मुख्य अंतर किस बात का होता है? देखिए, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है उद्देश्य का। उपलब्धि परीक्षण मतलब अचीवमेंट टेस्ट। ओके, इसको क्या कहते हैं? अचीवमेंट टेस्ट। इसका उद्देश्य क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट जो है इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि बालक ने कोई जो एक लिमिटेड टाइम था, जो एक फिक्स टाइम था, निश्चित समय था, उसमें उसने कितना सीखा है, उसमें उसने कितना सीखा है। इसका उपयोग बालक की उसकी सफलता मापने के लिए, उसे ग्रेड या श्रेणी देने के लिए किया जाता है कि ये बच्चा किस ग्रेड में आएगा, किस श्रेणी में आएगा, ठीक है। जो नैदानिक परीक्षण होता है इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि छात्र क्यों नहीं सीख पा रहा है। अगर उसको कहीं मिस्टेक, अगर वो कहीं समस्या उसको आ रही है, कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं सीख पा रहा है। इसका उद्देश्य उस बालक की विशेष कठिनाइयाँ, उसकी गलतियाँ और सीखने में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनके पीछे का रीज़न क्या है ये पता लगाना होता है, ताकि उसका उपचार किया जा सके। तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। यही इनका मेन अंतर है कि उद्देश्य का अंतर है। क्या अंतर है सर? उद्देश्य का। किसी पूर्व निर्मित चालू शिक्षा नीति, योजना, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन प्रविधि की उपयोगिता की जांच हेतु किया जाने वाला जो मूल्यांकन है वो क्या कहलाता है सर? वो मूल्यांकन आपका कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन सर, जिसको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इकाई प्रविधि डैश सिद्धांत पर निर्मित है। जो इकाई प्रविधि है वो किस सिद्धांत पर निर्मित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, शिक्षण मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। ओके, अदा, प्रदा और प्रक्रिया यानी कि इनपुट और प्रोसेस, आउटपुट किस उपागम में सम्मिलित होते हैं? हर्बर्ट उपागम, ब्लूम उपागम, एनसीईआरटी या फिर मॉरिसन। किस में होते हैं? तो ये होते हैं हमारे एनसीईआरटी उपागम में। किस में होते हैं? एनसीईआरटी उपागम में। स्वनिर्मित उपकरण
को बनाने से विद्यार्थियों में डैश विकसित होता है। जब बच्चे किसी टूल को, औजार को खुद बनाते हैं वेस्ट मटेरियल से का यूज़ करके, घर में खाली पड़ी चीज़ें, गत्ते, प्लास्टिक बोतल वगैरह का यूज़ करके जब वो खुद चीज़ों को बनाते हैं तो उनके अंदर कलात्मकता और क्रिएटिविटी आती है। क्या आती है? बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आती है। आदत निर्माण डैश के बाद आता है। कहाँ का क्वेश्चन है बताओ? ये समन्वय के बाद आता है, स्वाभाविकरण, नियंत्रण, प्रत्ययीकरण। चलिए, आदत निर्माण जो है ये आपका आता है स्वाभाविकरण के बाद। जब कोई क्रिया स्वाभाविकरण के लेवल पर पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति की हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। इसलिए आदत निर्माण स्वाभाविकरण के बाद या उसी के परिणाम स्वरूप आता है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लिया गया है। ब्लूम ने, आपको पता है, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आदत निर्माण और स्वाभाविकरण कैसे आया। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लूम ने जो शिक्षण उद्देश्य, जो उन्होंने 1956 में अपना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिया था, जिसमें उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा था उनका कॉग्निटिव डोमेन। फिर जो कॉग्निटिव डोमेन था, कॉग्निटिव डोमेन क्रियात्मक क्षेत्र के लक्ष्यों का वर्गीकरण सिम्पसन महोदय ने 1966 में अपनी पुस्तक में किया और इस क्रियात्मक क्षेत्र को 6 भागों में बांट दिया था। कौन कौन सा? उत्तेजना, पृथक्करण, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और फिर आदत निर्माण लास्ट में। तो आदत निर्माण किसके बाद आया? स्वाभाविकरण के बाद आया। देखिए, आदत निर्माण किसके बाद आया? स्वाभाविकरण के बाद आया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, आदत निर्माण किसके बाद आया? स्वाभाविकरण के बाद आया। यही आपको समझाना था, नहीं तो आप कहते हैं क्वेश्चन कहाँ का है, इसका मतलब क्या है ना, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिटेल दे दी आपको। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? पूर्ति परीक्षा, बहुविकल्पीय परीक्षा, मिलान प्रश्न, उपयुक्त सभी। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो मौन वाचन है वो इन सभी के द्वारा हो जाता है। फिर अगला मैच करो भाई, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी उपागम किसने दिया? एनसीईआरटी उपागम जो है वो श्रीवास्तव शौरी ने दिया। ठीक है, संशोधित ब्लूम वर्गीकरण, यानी कि एक तो ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो ब्लूम ने दिया था 1956 में, दूसरा संशोधित ब्लूम वर्गीकरण है जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, उसमें उन्हीं के शिष्य एंडरसन और क्रैथवॉल ने उसको 2001 में क्या किया था, उसमें संशोधन किया था। तो यहाँ पे आपका जो संशोधित ब्लूम वर्गीकरण है इसके साथ जाएंगे एंडरसन और क्रैथवॉल। आरसीएम उपागम किसने दिया? आरसीएम उपागम जो दिया है वह आरसी देव है। मूल्यांकन उपागम की बात बीएस ब्लूम करेंगे। कौन? बीएस ब्लूम। ठीक है, और मनोगामक की बात कौन? अभी जस्ट मैंने एक पीछे क्वेश्चन में बताया था आपको, मनोगामक या मनोक्रियात्मक पक्ष क्रियात्मक क्षेत्र को कहा गया है और वो है सिम्पसन। कौन है? सिम्पसन है। यहाँ से ले जाओ, ये रहे, ये तो राइट हो गया। अब भैया ढूंढो कौन किसके साथ गया है। पहला गया 5वें के साथ में, पहला गया 5वें के साथ में, दूसरा गया है 4थे के साथ में, तीसरा गया है, तीसरा ये रहा दूसरा, दूसरे के साथ में, चौथा गया है तीसरे के साथ में। बात खत्म, यहाँ पे मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित ट्यूटोरियल शिक्षण है डैश, नैदानिक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, अभिक्रमित निर्देशन या फिर समूह शिक्षण। तो क्या हो जाएगा? तो वह है आपका उपचारात्मक शिक्षण। क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण। वह विधि जिसमें विद्यार्थी मूर्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करता है, वह विधि क्या कहलाती है? आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि या फिर प्रयोजन विधि क्या कहलाती है? तो वह विधि हमारी कहलाती है सर आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, आगमन विधि की बात करें, इस विधि में जो बालक है सबसे पहले मूर्त तथ्यों, जो कॉन्क्रीट जो चीजें उसके सामने है, जो फैक्ट है या जो भी उदाहरण है उनको ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है, और फिर इन विशेष उदाहरणों के आधार पर वो एक सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचता है जिसे हम सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कहा जाता है। वो किस में होता है? आगमन विधि में होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वह कौन सा समूह आरोही क्रम में चिंतन के उच्च स्तर को सही रूप से प्रदर्शित करता है? प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर समन्वय, आदत निर्माण या फिर स्वाभाविकरण। ये जो क्वेश्चन है आपका वो प्रोफेसर जो हमारे बीएस ब्लूम है उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञानात्मक पक्ष है जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, उसके वर्गीकरण पर आधारित है क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें उन्होंने चिंतन के स्तरों को निम्न से लेकर के उच्च स्तर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर बोध आता है,
फिर अनुप्रयोग आता है यानी कि एप्लीकेशन, फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो विश्लेषण आएगा, फिर संश्लेषण आएगा, फिर मूल्यांकन आएगा जो सबसे उच्च स्तर होता है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट हो जाता है। ऐसा अनुदेशन जो कंटेंट के स्वामित्व पर बल देता है, विषय वस्तु के स्वामित्व पर बल देता है, वह है आपका अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। इसे मैथेटिक्स भी कहा जाता है। और जो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन है इसका प्रतिपादन थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 में किया था। यह भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया। कब किया? 1962 में किया था। ठीक है, इस अभिक्रम में विषय के स्वामित्व यानी कि मास्टरी पर अधिक जोर दिया जाता है। निम्न में से कौन सी गुणात्मक मूल्यांकन प्रविधि है? साक्षात्कार, निरीक्षण, संचय अभिलेख। हालांकि ये तीनों ही गुणात्मक मूल्यांकन प्रविधियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गुणात्मक मूल्यांकन प्रविधि को प्रायोरिटी दी जाती है वो साक्षात्कार है, क्योंकि इसमें आमने सामने बातचीत होती है, डायरेक्ट व्यक्ति को देखा जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है उसको, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। हालांकि ये भी आंसर राइट हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी इसी आंसर के साथ में दी जाएगी। निबंधात्मक, और आंसर यही दिया गया है, साक्षात्कार ही। निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता क्या है? निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता एक तो विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित है, भाव और विचारों का अभिव्यक्तिकरण होता है कि जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उसमें अपने भाव अपने विचार भी लिख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं और लिखते हैं इसमें, है ना, अपने विचार लिखते हैं। रटा रटाया कौन लिखता है? निर्माण की दृष्टि से सुगम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अध्यापक निर्मित परीक्षा होती है। विश्वसनीयता व वैधता अपेक्षाकृत जो अध्यापक निर्मित परीक्षा होती है, क्या उसमें विश्वसनीयता और वैधता कम होती है? विश्वसनीयता वैधता अधिक होती है। इनका प्रयोग सीमित होता है। ज्ञान और कौशल दक्षता का क्षेत्र विस्तृत होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विश्वसनीयता और वैधता अधिक होती है। ठीक है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन। क्या होता है? मूल्य का अंकन, ये होता है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण डैश के रूप में प्रयोग होता है। प्रशिक्षण नवाचार प्रविधि, पृष्ठ पोषण प्रविधि, शिक्षण कौशल विकास प्रविधि, या फिर उपरोक्त सभी आंसर राइट हो जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा शिक्षण कौशल विकास प्रविधि, क्योंकि इसमें टीचिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। क्या किया जाता है? जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें टीचिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना का डैश प्रकार नहीं है। कौन सा परियोजना का प्रकार नहीं है? रचनात्मक और कलात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना, अभ्यास की परियोजना, व्यक्तिगत और सामूहिक परियोजना। आपको बताते चलें, किलपैट्रिक ने जो परियोजना के प्रकार बताए हैं, देखिए यहाँ पे किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में 4 प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया है। रचनात्मक योजनाएं, रसास्वादनात्मक योजनाएं, अभ्यासात्मक योजनाएं, समस्यात्मक योजनाएं, ये उन्होंने 4 प्रकार की योजनाएं बताई हैं। ठीक है, अब इसमें इन चारों में से जो आउट हो निकाल दो। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं रचनात्मक और कलात्मक परियोजना है। ठीक है, इन्होंने रचनात्मक की बात की है, मतलब ऑप्शन हमारा जो ए है वो बिल्कुल ठीक है। ये तो परियोजना का प्रकार है। दूसरी समस्यात्मक परियोजना है, तो यहाँ पे देखिए क्या समस्यात्मक दिया है? जी बिल्कुल समस्यात्मक की बात की है इन्होंने। इसका मतलब है कि ये भी परियोजना का प्रकार है, ये भी परियोजना का प्रकार है। अभ्यास की परियोजना, क्या इसकी बात इसमें हुई है? जी बिल्कुल, अभ्यासात्मक योजनाओं की भी बात हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा आंसर राइट हो जाता है, यानी सॉरी मतलब ये भी परियोजना का प्रकार है। हमें पूछ रहा है कि कौन सा परियोजना का प्रकार नहीं है। देखते हैं क्या व्यक्तिगत और सामूहिक परियोजना है। देखिए तीनों हो गई, लेकिन इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक परियोजना की बात कहीं नहीं की है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? यही राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत व सामूहिक परियोजना। ठीक है, ये जो है परियोजना का प्रकार नहीं है। लेकिन लग गया यहाँ पे, क्या लेकिन लगा सर? देखिएगा यहाँ पे जो किलपैट्रिक ने अपनी फाउंडेशन ऑफ मेथड किताब में 4 प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया है वो ये है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत योजना सामूहिक योजना हमने बाहर कर दिया, वो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। अगर आपने ये पढ़ा हो और आप कहें कि सर ये भी तो उसमें परियोजना के प्रकार में आता है,
इसलिए हमने इसको यहाँ पे दे दिया। बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ रखा होगा तो वो कहेंगे कि व्यक्तिगत सामूहिक योजना भी इसमें आता है, लेकिन वो जो इन्होंने 4 मुख्य प्रकार दिए थे उसमें नहीं आता है। जब हम प्रोजेक्ट मेथड के टुकड़े करेंगे, जब इसको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे, जैसे योजना विधि पहले छात्र स्तर के अनुसार अलग जाएगी, विषय के अनुसार अलग जाएगी, फिर छात्र स्तर के अनुसार व्यक्तिगत योजना बनेगी, फिर सामूहिक बनेगी, तब जाकर के व्यक्तिगत सामूहिक बनती है। इसलिए जो किलपैट्रिक ने 4 मुख्य प्रकार बताए हैं उसमें यह शामिल नहीं है, इसीलिए हमने इसको आंसर को राइट कर दिया। आगे बढ़ जाइए, कौन सा पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिएगा, पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत है, क्योंकि जब पाठ्यक्रम को डेवलप किया जा रहा होता है तो वहां पे ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी अलग अलग विषय हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, एक दूसरे से जोड़ने पर इसमें बल दिया जाता है, ताकि छात्र किसी भी ज्ञान को, नॉलेज को पार्ट्स में नहीं बल्कि एक यूनिट के रूप में उसको समझें। वेरी गुड। क्रिएटिविटी को बहुत ध्यान रखा जाता है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी हो। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की रचनात्मक शक्तियों को डेवलप करे और उन्हें नया सोचने के लिए अवसर प्रदान करे। संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, इसका मतलब यह है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, हमारे ज्ञान का संरक्षण करके उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। वेरी गुड। अभ्यास का सिद्धांत, ये हमारा जो है मुख्य रूप से जो अधिगम का एक नियम है जो थॉर्नडाइक ने दिया था, न कि पाठ्यक्रम विकास का बुनियादी सिद्धांत ये हमारा नहीं है। पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगिता, लचीलेपन के सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है, अभ्यास पर जोर यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा योजना पद्धति का पद या सोपान नहीं है? कौन सा नहीं है? योजना का निर्माण करना योजना पद्धति का पद या सोपान नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। समस्या समाधान विधि है बाल केंद्रित विधि, शिक्षक केंद्रित विधि, नवाचार प्रविधि या उपयुक्त सभी। तो जो समस्या समाधान विधि होती है ये बाल केंद्रित होती है, क्योंकि इसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं। पृष्ठ पोषण की अवधारणा है। देखिए, फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, कौशल में स्वामित्व है, मनुष्य मशीन के समान देखा जाता है, या फिर सारे ही आंसर इसमें राइट हो जाएंगे। तो ये कौशल में स्वामित्व है। मतलब जब हम बच्चों को फीडबैक देते हैं, बच्चे को मतलब जो जब आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, आपकी टीचिंग कराई जाती है, वहाँ की बात हो रही है। कंटिन्यू फीडबैक मिलने से व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारता है, इंप्रूवमेंट करता है उसमें, और लास्ट में उसे एक विशेष स्किल में वो मास्टरी हासिल कर लेता है, स्वामित्व हासिल कर लेता है। तो माइक्रो टीचिंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और यहाँ पे कौशल में स्वामित्व हासिल करता है व्यक्ति। शिक्षण प्रविधि का क्रियान्वयन किया जाता है। जो शिक्षण प्रविधि है वो किस स्तर पर काम कर रही है, उसका क्रियान्वयन, उसको व्यवहार में लाया जाता है किसके माध्यम से? शिक्षा क्रियाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? शिक्षा क्रियाओं के माध्यम से। शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। ये सारे ही शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक माने जाते हैं D.W. एलन और कीथ एचिसन। ऑप्शन सी राइट हो गया। कौन सी अनुदायुक्ति नहीं है? समझिए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अनुदायुक्त, मतलब इसमें कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि अनुदायुक्ति नहीं है, मतलब कौन इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है ये पूछ रहा है। प्रिंटर ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये जो भी कागज वगैरह होते हैं ये उनको स्कैन करके और कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है प्रिंटर के माध्यम से। तो ये इनपुट डिवाइस है। MICR इसका उपयोग बैंकों में चेक पढ़ने के लिए किया जाता है। जो डेटा इनपुट, वो भी डेटा को, चेक को रीड करता है, फिर कंप्यूटर में डेटा भेजता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के माध्यम से तो हम कंप्यूटर को जो है कि कमांड देते ही देते हैं टाइपिंग के माध्यम से, है ना, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो प्रिंटर है यहाँ पे वो अनुदायुक्ति नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर यहाँ पे हमारा क्या है सर? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है ये? आउटपुट डिवाइस है जो हमें बाहर ला करके चीज़ों को देता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है इसमें? देखिए, समापन, पुनर्बलन, व्यवहार को पहचानना, या फिर खोज, पूर्ण प्रश्न कौशल। क्या हो जाएगा? व्यवहार पहचान आपका शिक्षण कौशल नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। सबसे कम प्रभावशाली क्या है? सबसे कम प्रभावशाली प्रत्यक्ष अनुभव नहीं,
अप्रक्षेपित सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री, ये सब प्रभावशाली, केवल एक शब्द जो है ये प्रभावशाली नहीं है। वह एक शब्द में वाला क्या ही समझेगा, वह प्रक्रिया जिससे हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन एक निर्धारित पैमाने पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रेडिंग कहते हैं सर। क्या कहते हैं, ग्रेडिंग। संकेत देना, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेरक, आलोचनात्मक सजगता, ये सब किसके घटक हैं, पुनर्बलन कौशल के, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के, प्रस्तावना कौशल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। किसके हैं, ये सारे ही खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के यानी प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल के उदाहरण हैं, घटक हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली किस बोर्ड ने प्रारंभ की थी, आईसीएसई, सीबीएसई, आईएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, किसने की थी, सीबीएसई ने की थी सर। किसने, सीबीएसई ने। इतनी बात क्लियर है। अनुक्रिया किस पक्ष का भाग है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर उपयुक्त सभी, तो ये हो जाएगा आपका भावात्मक। अनुक्रिया किस पक्ष का भाग है, भावात्मक पक्ष का ये भाग है हमारा। साइंस लैटिन क्रिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ, सीरा, सीरिया, साइंसिया या फिर साइंटिका, किससे ये उत्पन्न हुआ है, तो ये हमारा जाएगा साइंसिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी से उत्पन्न हुआ है। और शिक्षण शास्त्र के जनक कौन है, जॉन एच पेस्टोलॉजी, अरस्तु, सुकरात, ट्रेवीरेंस, कौन है, वो हैं जॉन एच पेस्टोलॉजी। कौन है, जॉन एच पेस्टोलॉजी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है, 29 फरवरी, 28 फरवरी, 27 फरवरी, 26 फरवरी, कब बनाया जाता है, 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। डैश अप्रक्षेपित सामग्री है, कौन है जो इसमें अप्रक्षेपित सामग्री है, श्याम पट्ट जो है ये अप्रक्षेपित सामग्री जिसको हम नॉन प्रोजेक्टेड एड कहते हैं। ये अप्रक्षेपित सामग्री वो साधन होते हैं जिन्हें दिखाने के लिए किसी मशीन, बिजली या पर्दे की आवश्यकता नहीं होती। छात्र इन्हें डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड, कोई बिजली की जरूरत नहीं है। सॉरी। भारत का स्वदेशी MOOC मूक कौन है, तो वह है स्वयं, जो कि भारत का स्वदेशी ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सुकरात की शिक्षण विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर जो विधि है सुकरात की शिक्षण विधि है, आप सभी को पता होगा। विज्ञान शिक्षण में स्वनिर्मित उपकरणों को बांटा गया है, स्वनिर्मित उपकरणों को 5 भागों में बांटा गया है, कितने, 5। अनुसंधान विधि के प्रवर्तक कौन है, अनुसंधान विधि के प्रवर्तक आर्मस्ट्रांग हैं, कौन है, आर्मस्ट्रांग। OER का फुल फॉर्म क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये वाला ओपन एजुकेशन, नहीं कहाँ गया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। ओपन, O फॉर ओपन, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भौतिक आशुरचित या फिर स्वनिर्मित उपकरण कौन सा है, तो वह है हमारा पेरिस्कोप, ठीक है, जो कि भौतिक आशुरचित या स्वनिर्मित उपकरण वो होते हैं जिन्हें वेस्ट मटेरियल के माध्यम से बनाया जाता है। ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण कब दिया गया था, ये दिया गया था 2001 में। जो इनका ब्लूम का जो मेन वर्गीकरण था, जो इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से, वो दिया था 1956 में। बाद में इन्हीं के जो विद्यार्थी थे एंडरसन क्रेथवॉल, उन्होंने 2001 में उसमें संशोधन कर दिया। सॉरी, मिलान करना है। देखिए भारतीय उपागम किसने दिया, भारतीय उपागम जो भारतीय उपागम के साथ कौन जाएगा, अच्छा 1 मिनट, ये तो मुझे लग रहा है 4 3 1 2 सब सही लिखा है। भारतीय उपागम जाएगा RCM के साथ में, संज्ञानात्मक उपागम जाएगा आपका ब्लूम के साथ में, पंचपदी उपागम जाएगा आपका हर्बर्ट के साथ में, इकाई उपागम मॉरिसन के साथ में। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया इसलिए डायरेक्ट सही इसको लिख दिया है, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये इसी तरीके से राइट है, ये जो है ऐसे राइट है। अब इसको मैच कर दो। फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट किसके साथ में गया है, फर्स्ट 4 के साथ में, सेकंड 3rd के साथ में, 3rd 5th फर्स्ट के साथ में, ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन, इसका राइट आंसर है। चलिए, पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है, पाठ योजना में सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि आखिर हमें बच्चों को सिखाने के पीछे मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य के कितने पक्ष होते हैं, उद्देश्य के 3 पक्ष होते हैं। ब्लूम ने जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको मुख्य रूप से 3 पक्षों में विभाजित किया है, जिसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जिसमें हमारा ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन होता है, जो हमारा बौद्धिक क्षमताओं, ज्ञान और हमारी जो मेंटल स्किल्स होती हैं
उनसे रिलेट करता है। और जो दूसरे नंबर पे होता है भावनात्मक अफेक्टिव डोमेन, ये हमारी भावनाओं, हमारा पर्सपेक्टिव्स, हमारी वैल्यूज, हमारी इमोशंस से रिलेटेड होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारी है ना। और फिर 3 नंबर पे आता है आपका साइकोमोटर डोमेन, ये हमारे जो बॉडी मूवमेंट है ना, और बॉडी पार्ट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये उसकी बात करता है। तो 3 होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फर्ग्यूसन के अनुसार सह संबंध का उद्देश्य 2 चरों में डैश का पता लगाना है। किसका पता लगाना है भैया? 2 चरों के बीच में मात्रा का पता लगाना है। ओके, इतनी बात क्लियर है। अनुभव का शंकु किसके द्वारा दिया गया? अनुभव का शंकु किसके द्वारा दिया गया? ब्रूस जॉयस के साथ के द्वारा, एनसीईआरटी, एडगर डेल या फिर फ्लेंडर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? एडगर डेल के द्वारा दिया गया। कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है। शाखीय विक्रम, रेखीय विक्रम, अवरोही या फिर सूक्ष्म शिक्षण? क्या हो जाएगा? वह है हमारा सूक्ष्म शिक्षण। विज्ञान पाठ्यक्रम संगठन का उपागम क्या है? चक्रीय उपागम, प्रकरण उपागम, प्रक्रियात्मक उपागम या फिर उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा? तो इसमें यह आंसर आपका विज्ञान पाठ्यक्रम संगठन के उपागम में हमारे ये तीनों उपागम आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षक का प्रमुख भूमिका कार्य क्या है? शिक्षण करना, मार्गदर्शन देना, मूल्यांकन करना या फिर व्यक्तित्व निर्माण करना? तो टीचर का मेन काम है पढ़ाना, शिक्षण करना। ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है कि जिसमें बच्चा श्रव्य मतलब सुन के समझेगा, दृश्य मतलब देख के समझेगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसमें सुनेगा भी देखेगा भी, जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, रेडियो से श्रव्य साधन है ना, इस तरीके से। ये इंद्रियों के आधार पर होता है, प्रौद्योगिकी के आधार पर या फिर प्रक्षेपण के आधार पर। तो ये आपका जो है वह इंद्रियों के आधार पर और प्रौद्योगिकी के आधार पर यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। ऑप्शन आपका जो केवल फर्स्ट और सेकंड है वह राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन मुनरो का है सर। किसका है? मुनरो का स्टेटमेंट है। ब्लूम वर्गीकरण में सर्वोच्च उच्च घटक कौन सा है? तो ब्लूम के वर्गीकरण में सबसे जो ऊपर घटक आता है वो हमारा मूल्यांकन करना होता है। क्या होता है? मूल्यांकन करना होता है। ब्लूप्रिंट शब्द प्रयोग होता है। ब्लूप्रिंट शब्द का प्रयोग उपलब्धि परीक्षण में, अचीवमेंट टेस्ट में होता है। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत कौन सा है? उपयोगिता का सिद्धांत, छात्र केंद्रितता का सिद्धांत, अग्रदर्शिता का सिद्धांत या फिर विविधता एवं लचीलापन का सिद्धांत में? तो वो हो जाएगा हमारा विविधता एवं लचीलापन का सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि पाठ्यक्रम को जब बनाया जाता है तो उसमें डाइवर्सिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का ध्यान रखा जाता है। मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं? निदानात्मक, रचनात्मक, संकलनात्मक, ये सभी प्रकार का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। समूह चर्चा तथा अवलोकन मूल्यांकन है। किसके मूल्यांकन है ये? तो ये आपके अनौपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, इनफॉर्मल इवैल्यूएशन के अंतर्गत आते हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? डाल्टन विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन हो जाएंगे? हेलेन पार्कहर्स्ट। शैक्षिक उद्देश्य होते हैं व्यापक, दार्शनिक, अनिश्चित या फिर उपरोक्त सभी? तो शैक्षिक उद्देश्य हमारे व्यापक होते हैं। कैसे होते हैं सर? शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य डैश का व्यवहार परिवर्तन करना है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? प्रशिक्षु अध्यापकों का व्यवहार परिवर्तन। जो माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, आप लोग बीएड कर रहे हैं, आपसे माइक्रो टीचिंग करवाई गई होगी कॉलेजेस में, है ना। तो आप लोग कौन है? आप लोग अभी प्रशिक्षु अध्यापक हैं। ठीक है, तो ये आपके अंदर क्या है? व्यवहार परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। ओके, शिक्षण के चरण है पूर्व क्रिया चरण, अंतः क्रिया चरण, उत्तर क्रिया चरण। ये सभी जो है वो शिक्षण के चरण है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, तो जो पूर्व क्रिया चरण होता है इसको प्री एक्टिव फेज कहते हैं। ये क्लास में जाने से पहले की तैयारी होती है। इसमें टीचर अपना लेसन प्लान बनाता है और क्या पढ़ाना है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये निर्धारित करता है और अपनी टीचिंग मेथड्स का भी चुनाव इसमें कर लेता है कि किस टीचिंग मेथड के माध्यम से मुझे कंटेंट को पढ़ाना है। फिर अंतः क्रिया चरण, इंटर एक्टिव फेज होता है। ये कक्षा के अंदर की का प्रोसेस होता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्कशन होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। ये टीचिंग के बाद का स्टेज है। इसमें मूल्यांकन किया जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा और टीचर अपने टीचिंग जो है कि कितनी इफेक्टिव तरीके से कर पाया। ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सूक्ष्म शिक्षण है वास्तविक शिक्षण है
यानी कि रियल है या काल्पनिक है, अनुरूपण शिक्षण है या फिर समूह शिक्षण है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है यह वास्तविक शिक्षण है सर। क्या है? वास्तविक शिक्षण है। ठीक है। किसका स्तर मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य का, शिक्षण उद्देश्य का, शैक्षिक उद्देश्य का या फिर भावात्मक उद्देश्य का? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ये हो जाएगा भावात्मक उद्देश्य का। ठीक है। हालांकि यहाँ पे इसका राइट आंसर शिक्षण उद्देश्य का भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे को जो क्या बच्चे का लेवल क्या है, किस लेवल का उसको पढ़ाना चाहिए, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखा जाता है, वो भी चीज़ें आ जाती है। लेकिन भावात्मक फिर बच्चे का इंटरेस्ट किस में है वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट आंसर है। ठीक है, भावात्मक उद्देश्य का, और इसी को सही माना गया है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, रचनात्मकता को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को निम्न विधि का सहारा लेना चाहिए। किस विधि का सहारा लेना चाहिए? मस्तिष्क उद्वेलन विधि का, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का सहारा लेना चाहिए। सर्वोच्च शुद्ध मापन का पैमाना क्या है? नामित, क्रमित, अनुपातिक या फिर अंतराल? कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका अनुपातिक, जिसको रेशियो स्केल कहा जाता है इंग्लिश में सर। क्या कहा जाता है? रेशियो स्केल कहा जाता है। परीक्षा होती है, परीक्षा आपकी व्यापक होती है सर। कैसी होती है? व्यापक परीक्षा होती है। बीजगणित, रेखागणित तथा त्रिकोणमिति का शिक्षण डैश विधि से किया जाता है। किस विधि से किया जाता है? तो इनका जो शिक्षण है वह निगमन विधि से, यानी कि डिडक्टिव मेथड के माध्यम से किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। एंड आपको बताते चलें कि जो नोट्स हैं हमारे वो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाले हैं। ठीक है, पेड नोट्स आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाले हैं। ये सारे PYQs आपको उसमें मिले। मैं पहले नोट्स को बहुत विधिवत तरीके से दिखा चुका हूँ आपको, इसलिए आज मैं नोट्स नहीं दिखाऊंगा। आज आप ये समझ लीजिए कि अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए तो अभी भी आपके पास समय है, नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दो। पंचम पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किल, VLSIC प्रयोग होता है। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट है। अनुप्रयोग कोमल शिल्प होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, प्रिंटर, स्कैनर। क्या होता है भैया इसमें? तो ये होता है वर्ड प्रोसेसर सर। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपका तीसरा पेपर कंपलसरी पेपर है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। और हाँ, नोट्स के लिए मैसेज फटाफट कीजिएगा। शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, उसे क्या कहते हैं सर? उसे कहते हैं अभिक्रमित निर्देशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। कैसी रही क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।